हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का सिर्फ समरी बताऊंगा, चीज़ों को इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ कौन से आइडिया से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री और मेंस में वो बताने की कोशिश करूंगा। हमारा ये जो भी एनालिसिस है बेस्ड है आपके जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से है। सेकेंडली, जो पास्ट ईयर के प्री और मेंस के क्वेश्चन पेपर है उस लगभग 20 से 25 साल का, तो उसमें क्या ट्रेंड रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो पूछी गई है, उसके लिहाज से ये एनालिसिस रहेगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी का जो बेसिक्स है वो क्लियर है अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स। तो ये आपने एक बार आपको पढ़ के रखना होगा, तभी आप चीज़ों को क्या है बेटर समझ पाएंगे। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप इसको 2-4 महीने कंटिन्यू जो हमारा पीडीएफ है उसको पढ़िए, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। कोई एस्पिरेंट्स चाहता है कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और मेंटोर के तहत आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। हम फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। बाकी कोर्स का हाईलाइट मेंशन किया हुआ है। कम्प्रीहेंसिव हम आपको सिलेबस का कवरेज प्रोवाइड करेंगे, कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। जो भी क्लासेस होंगी वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही कराई जाएंगी। इसी के साथ रेगुलर टेस्ट हो, आंसर राइटिंग हो, आपके 1-on-1 मेंटरिंग, इन हाउस लाइब्रेरी, ये सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो मैं थीमेटिक चीज़ें आपको बताऊंगा। तो जो पहले 4-5 आर्टिकल है वो आपके इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है। ओके, तो इकोनॉमी में स्पेशली आपके एक्सपोर्ट, फिर आपके मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये जो आपके कॉन्सेप्ट्स है, आइडियाज़ है, उससे जुड़े हुए हैं। तो हाल ही में हमने देखा कि आपका जो ट्रेड पैक्ट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूके साइंड हुआ। और इसके तहत अभी ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आपके जो गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में ईज आएगा वैसा नहीं है, इट इज मोर देन अ ट्रेड पैक्ट। तो ट्रेड के अलावा भी ये क्या करेगा, आपके डिफरेंट सेगमेंट में आपके इम्पैक्ट डालेगा, इकोनॉमी का, सोसाइटी का, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट में। तो अभी ये क्वेश्चन हमें लगेगा कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या सहूलियत आएगी, ओके, कौन से आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें आपका टैरिफ का कंसेशन दिया है या फिर टैरिफ को घटाया है। तो उस लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा भी इस जो पैक्ट है इसका क्या मल्टीप्लाइंग इम्पैक्ट रहेगा डिफरेंट सेगमेंट में, वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो इसमें अभी आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट में आपकी ईज होगी या फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, और इसका जो स्केल ऑफ इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। फिर सप्लाई चेन में भी आपकी जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक रहेगा। और इसी के साथ आपका जो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है, मेक इन इंडिया फॉर दी वर्ल्ड, उसमें भी क्या होगा, आपका लेवरेज मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड पैक्ट। ओके, फिर इन्वेस्टमेंट अभी देखा हमने, देन आपका सर्विस एंड मोबिलिटी में भी आपका क्या है, इम्प्रूवमेंट होगा, स्पेशली प्रोफेशनल मोबिलिटी, हायर एजुकेशन, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। तो ये सभी चीज़ों में क्या होगा, हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये आपके मेंस के लिहाज से क्वेश्चन बन सकता है कि मोर देन अ ट्रेड पैक्ट कैसे है ये इंडिया यूके के बीच में, और क्या आपकी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगी। तो इस जो ट्रेड पैक्ट है इससे काफ़ी हद तक आपका इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट में, सोसाइटियल इम्पैक्ट में, ये सभी दिशाओं में आप इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन मेंस में बन सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ट्रांसफॉर्मिंग अ नेशन ऑफ जॉब सीकर्स। तो अभी हमारे देश में क्या है, जो आपके पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर जॉब सीकिंग पॉपुलेशन, क्योंकि डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है हमारे देश में, तो ये स्टार्ट ही हुआ है, इंट्रोडक्शन ही है इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड से। तो अभी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इट मीन्स सर्ज ऑफ यंग पॉपुलेशन।
जो अमृत काल में हम जो सर्ज ऑफ यंग पॉपुलेशन देख रहे हैं, जो पिक करेगा बाय 2055 तक, उसके बाद ये आपका स्लो डाउन हो जाएगा। तो अभी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो खुद ही आपका प्रॉफिट नहीं देगा, वो जो डिविडेंड है उसको हमें काम में लगाना होगा, जो जॉब सीकर्स है उनको जॉब देना होगा, और जॉब सीकर्स को हमें जॉब सीकर्स की जगह ट्रांसफॉर्म करना होगा टू जॉब गिवर्स। ओके, तो जॉब सीकर्स जो रहेंगे वो डिफरेंट आपके कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में जॉब सीक करेंगे। तो अभी हमारे देश में जो आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका काफ़ी ग्रीम है, या फिर उतनी आपकी एवेन्यूज़ या फिर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हुई है जो पूरी डेमोग्राफिक डिविडेंड को एब्जॉर्व कर सके। तो इसीलिए क्या है, हमारे नेशन को, हमारे यूथ को ट्रांसफॉर्म करना होगा फ्रॉम जॉब सीकर्स टू जॉब गिवर्स। तो इसके लिए क्या करना ज़रूरी है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको डेवलप करना ज़रूरी है, लाइक एमएसएमई का डेवलपमेंट करना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। जो हमारे यूथ है उनको आपके उनका जो कल्चर है, जॉब सीकिंग जो कल्चर है उसको चेंज करना। सोसाइटियल जो माइंड है या फिर सेटअप है कि जॉब लेके आपके एक क्या है ईज की लाइफ जीना, उसको, उस मेंटालिटी को हटाते हुए पहला तो हमें एटीट्यूडिनल बिहेवियरल चेंजेस लाना होगा, कल्चरल चेंजेस लाना होगा। सेकेंडली जो यूथ है उनको ट्रेन करना पड़ेगा, स्किल करना पड़ेगा। उसके बाद उनको जो क्रेडिट चाहिए वो उसका अवेलेबिलिटी दिलाना पड़ेगा, और उसी के साथ जो बिजनेस स्टार्टिंग में जो बहुत ज़्यादा आपके रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, उनको कम करना पड़ेगा, ताकि जो यूथ है वो क्या करे, जॉब सीकर्स की जगह जॉब गिवर्स बन सके। तो ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा, पास्ट में बहुत सारे डेमोग्राफिक डिविडेंड रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कैसे डिजास्टर्स में तब्दील हो सकता है अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं रही फॉर द जॉब सीकर्स, और अगर सब जॉब सीकर्स ही रहे, कोई आपके जॉब गिवर्स नहीं रहे, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए क्या करना है, ट्रांसफॉर्मिंग अ नेशन ऑफ जॉब सीकर्स, फुल स्टॉप कमेंट, इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, मेंस में, ध्यान रखिएगा। तो ज़रूरी है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो ऑटोमेटिक ग्रोथ नहीं लाएगा, उसके लिए आपका एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट करना होगा ताकि मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जा सके। और जो हमारी एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट जो पॉलिसी रहती है उसको हमें एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट पॉलिसी में तब्दील करना होगा। और जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो एनाबलिंग इकोसिस्टम है, अभी हमारा इकोसिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा आपका समझ लीजिए क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कम है, अगर अवेलेबल है तो भी उसमें बहुत ज़्यादा आपकी क्या है रेगुलेशंस है, बहुत ज़्यादा कोलेट्रल या फिर डॉक्यूमेंटेशंस की प्रॉब्लम रहती है। ओके, देन आप अगर हमें क्रेडिट मिल भी जाता है तो क्या है, आपका जो बिजनेस है उसको स्टार्ट करने का प्रोसेस जो है वो नहीं है, रेगुलेटरी ईज उसके लिए लाना ज़रूरी है। उसके उपरांत हमें जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉल टाउन है एंड रूरल इंडिया है, उसमें ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में जो आप एंटरप्रेन्योर्स देखते हैं या फिर इंडस्ट्री देखते हैं वो स्पेशली क्या है, साउदर्न एंड वेस्टर्न के कुछ नेशंस में ही आपके कन्फाइंड है। तो उसको हमें आगे बढ़ाना होगा। आपके ईस्ट के जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, नॉर्दर्न इंडियन के जो स्टेट है, उन स्टेट्स में भी आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसएमई, स्टार्टअप, व्हाटएवर इट इज, सभी चीज़ों को डेवलप करने में ध्यान देना होगा ताकि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसका फ्रूट को हम रिपन कर सके। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, ध्यान रखिएगा। पास्ट ईयर में बहुत सारी क्वेश्चंस पूछी गई है रिगार्डिंग दिस, तो इसीलिए हमने इसमें आपको 2 मॉडल क्वेश्चन दिया है मेंस के लिए, इसको आप एक बार देखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, मेकिंग सेंस ऑफ एफडीआई ट्रेंड्स। तो जो एफडीआई है, अभी एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन कैपिटलिस्ट है जब वो क्या करेंगे, 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और आपकी कंपनी में मैनेजमेंट में आपका पार्ट लेंगे, तो वो होगा एफडीआई। और 10% से कम होगा जिनको सिर्फ क्या करना है, आपके डिफरेंट कंपनी के शेयर्स को ही खरीदते हैं, लेस देन 10%, तो वो हो गया आपका एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो अभी ध्यान रखिएगा, एफडीआई एफपीआई के बीच में कभी डिफरेंस पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, या फिर एफडीआई रेफर्स टू, एफपीआई रेफर्स टू, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी एफडीआई का जो आप ट्रेंड देख रहे हैं कि अब हमारे देश से, हमारे जो डोमेस्टिक कैपिटलिस्ट है वो डिफरेंट नेशन में क्या कर रहे हैं, हमारे इंडिया का जो कैपिटल है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी बहुत आपके लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को नेगेटिवली देखते हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि हमारे देश के जो कैपिटलिस्ट है वो इतने ज़्यादा एबल्ड है कि वो देश दुनिया के जो नेशन है
जो देश दुनिया है उनके जो डिफरेंट आपके अपॉर्चुनिटीज़ है उनको सीख कर रहे हैं, डिफरेंट नेशन में अपना कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उससे क्या है देश को आपका फ़ायदा होता है, जिस नेशन में जा रहे हैं उसको भी फ़ायदा होता है, प्लस जहाँ से जा रहे हैं उस नेशन को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि उस नेशन से कैपिटल जाता है, इसमें इट मीन्स उस नेशन को प्रॉफिट मिलेगा। फिर उस नेशन से आपके डिफरेंट जो डायस्पोरा है वो आपके डिफरेंट नेशन में जाके अपना जो देशी कंपनी है उसमें काम करने का उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और इसी के साथ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि इंडिया क्या करे, एफडीआई को सीख भी करे अपने डोमेस्टिक सेगमेंट में, अपने देश में। उसके लिए हमें बेटर आपका जो डीरेगुलेशन करना ज़रूरी है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ज़रूरी है, बेटर बैंकिंग फाइनेंस फिर फाइनेंशियल मार्केट को डेवलप करना ज़रूरी है, स्किल को डेवलप करना ज़रूरी है, जो एकेडेमिया एंड आपका इंडस्ट्री मिसमैच है उसको दूर करना ज़रूरी रहेगा। तो ये सभी आइडियाज़ इसमें पिरोई गई है जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। बाकी एफडीआई क्या है, एफपीआई क्या है, इन सभी चीज़ों को प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट स्टार्टअप एट द पॉलिसी टेबल। तो अभी ये आर्टिकल स्टार्टअप को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, जो डिजायर्ड लेवल है उस लेवल तक, उसके बारे में बात करता है। तो पहला तो ये समझना ज़रूरी है कि स्टार्टअप होते क्या है। तो स्टार्टअप क्या है, जो आपकी छोटी इनोवेटिव कंपनी है, जो इनोवेटिव गुड्स एंड सर्विसेज को इनोवेटिव तरीके से प्रोड्यूस करना और उसको सेल करने का काम करती है, उसी को कहा जाता है स्टार्टअप। और स्टार्टअप क्या है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने के बाद आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टार्टअप का, जैसे एजुकेशन में स्टार्टअप हो, मेडिसिन में हो, स्पेस टेक्नोलॉजी में हो, फार्मास्यूटिकल्स में हो, इन सभी चीज़ों में स्टार्टअप्स का सर्च देखने को मिल रहा है। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि स्टार्टअप को लेके आपके जो पॉलिसीज़ है वो पॉलिसीज सिर्फ क्या है, आपके वेस्टर्न जो इंडियन स्टेट्स है लाइक महाराष्ट्र है, साउदर्न स्टेट लाइक कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सभी गिने चुने स्टेट में ही आपकी स्टार्टअप जो है वो आपकी कन्फाइंड है। जबकि स्टार्टअप क्या कर सकती है, आपका ये देश की इकोनॉमी को ग्रोथ दिला सकती है, डेवलपमेंट इंश्योर कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है, आपका गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकती है। ओके, तो काफ़ी पोटेंशियलिटीज़ इसमें देखी गई है, लेकिन ज़रूरी क्या है कि स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है उसको और एनाबलिंग बनाया जाए। जो स्टार्टअप्स की नीड है, फंडिंग रिक्वायरमेंट है, डीरेगुलेशन का जो रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रिक्वायरमेंट है, स्किल्ड लेबर फोर्स का जो वर्कर्स का रिक्वायरमेंट है, उसको समय के साथ फुलफिल करना काफ़ी ज़रूरी है। तो स्टार्टअप क्या बन सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का, डेवलपमेंट का गेम चेंजर बन सकता है इन डिफरेंट सेगमेंट, इंक्लूडिंग स्पेस, इंक्लूडिंग एजुकेशन, मेडिसिन, ओके, डिफेंस। तो इन सेगमेंट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेंस में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द साइंटिस्ट हु मेड मैनग्रोव्स अ बज़ वर्ड। तो जो मैनग्रोव है ये क्या है, आपका स्वाम्पी फॉरेस्ट है। तो जैसे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फॉरेस्ट होते हैं ना, जैसे आपका डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसी तरीके से क्या है, मैनग्रोव आपका एक मार्शी रीजन में होने वाला फॉरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैनग्रोव कहाँ पाई जाती है, जो आपके रिवर माउथ और ओशन होता है उसके जो ट्रांजिशन जोन होता है उसमें हमें मैनग्रोव दिखती है। लाइक सुंदरबन मैनग्रोव वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव है, फिर भितरकनिका मैनग्रोव। ओके, तो जहाँ कोस्टल रीजन होती है उस रीजन में क्या होता है, मैनग्रोव्स रहते हैं। अभी मैनग्रोव्स का क्या है, बहुत ज़्यादा आपका इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट है। इकोलॉजिकली देखें तो मैनग्रोव्स क्या है, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी वाइज रिच है, फ्लोरा में, फोना में। फिर ये जो आपका रिवर में पोल्यूशन होती है उसको आपके फाइनली जब ये ओशन में डिस्चार्ज होने से पहले ये वाटर को प्योरीफाई करता है। ओके, देश का जो आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है उसको बनाए रखता है। इकोनॉमिकली देखें तो ये क्या कर सकता है, आपका एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज दे सकता है बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्सेज, की नेचुरल रिसोर्सेज को हम सस्टेनेबल तरीके से एक्सट्रैक्ट करके आपके क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ आपके इको टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। सोशली देखा जाए जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो इन मैनग्रोव्स रीजन में रहती है उनके लिए ये क्या है, एक जरिया है लाइवलीहुड का। डिजास्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो मैनग्रोव्स क्या करती है, जो कोस्ट लाइन है, जो शोर लाइन है उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डिजास्टर्स लाइक साइक्लोन। तो इसका क्या है, काफी महत्व है।
मैनग्रोव्स का। तो मैनग्रोव्स क्या है, मैनग्रोव्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। और मैनग्रोव्स को लेके जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन लाई गई है अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, वो क्या है। ओके, इन तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। और ये आर्टिकल आया क्यों है, बिकॉज आज क्या है, वर्ल्ड मैनग्रोव डे है जुलाई 26 को। तो ये भी आपके प्रीलिम्स में स्पेशली स्टेट पीसीएस में इस तरीके के जो आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जो 2 साल में एक बार रिपोर्ट आता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके हिसाब से देखें, उसके डेटा के हिसाब से देखें तो इंडिया में 0.15% आपका मैनग्रोव है। और सबसे ज़्यादा मैनग्रोव होल्ड करने वाला स्टेट कौन है, गुजरात है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपको मैच करने दिया जा सकता है। तो ये प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये जो आपके इसके साथ जुड़ी हुई है मैनग्रोव के साथ ये टॉपिक, तो ये भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और मेंस में भी आप मेंशन कर सकते हैं कि आईएफएसआर रिपोर्ट के मुताबिक 0.15% हमारा कंट्री का टोटल जियोग्राफिकल एरिया में मैनग्रोव है। और 16.68 स्क्वायर किलोमीटर मैनग्रोव कवरेज जो है वो बढ़ा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है द डेथ ऑफ द डिक्शनरी। तो सिर्फ डेथ ऑफ द डिक्शनरी नहीं है, डेथ ऑफ डिक्शनरी, डेथ ऑफ ग्रामर, डेथ ऑफ लिटरेचर, हर चीज़ का आप डेथ्स देख सकते हैं इन लिटरेचर। स्पेशली क्यों, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिकॉज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, because of artificial intelligence, okay, for because of IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सभी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, जो आपके डिक्शनरी है, ग्रामर है, इन सभी चीज़ों का अभी क्या होता है, इस्तेमाल नहीं होता है। लोगों को सहूलियत मिल गई है कि आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब चीज़ें देख सकते हैं। इवन किताब का जो प्रचलन है, किताब पढ़ने की जो हैबिट है, वो भी लोगों से छूटती जा रही है। बिकॉज एआई आ गया है, कोई भी चीज़ आप उसमें समरी में देख सकते हैं। ओके, आप पूरा किताब भी पढ़ सकते हैं अगर आपने पे किया है, तो पेड वर्जन का आपका अगर है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो इससे अभी क्या हो रहा है, लोगों की जो लैंग्वेज है, ओके, जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, उसमें आपका काफ़ी निगेटिविटी देखने को मिल रहा है। लैंग्वेज अभी के समय आप देख सकते हैं लेस फॉर्मल हो गया है, स्लैंग का यूज़ होना, इमोजीज का यूज़ होना। ओके, तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही है, आपका जो लोगों को सदियों लग गए थे डिक्शनरी को डेवलप करने में, ग्रामर को डेवलप करने में, लैंग्वेज को डेवलप करने में, उन सभी चीज़ों का आज के समय पे महत्व कम हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑडियो विजुअल टेक्निक्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइक एप्लीकेशंस। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लिटरेचर में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, लैंग्वेज में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, इन सभी चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया है। तो इसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लिटरेचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, लोगों के लैंग्वेज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ जब आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेगेटिव पॉजिटिव पूछा जाएगा तो डिफरेंट, जब आप एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, ओके, इन सभी हेल्थ को मेंशन करेंगे तो उसके साथ लिटरेचर को, एजुकेशन को भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है हाई वॉल्स दैट सराउंड हाई ऑफिसेस। तो ये आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट द ऑनरेबल पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, या फिर जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो टॉप के हमारे देश के पोजीशन है, तो उन पोजीशन में जो व्यक्ति आपके रहते हैं, उनको क्या ध्यान में रखना ज़रूरी है कि उनका जो बिहेवियर है, उनका जो आपका पब्लिक एड्रेस है, उसको काफ़ी ध्यान में रखना ज़रूरी है। बहुत कॉशन आपको बरतना ज़रूरी है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि जो आपके हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस में है वो किस तरीके से बात करेंगे या फिर किस तरीके से अप्रोच करेंगे पब्लिक को या फिर किसी आपके इशू में, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है, वॉल नहीं है। फिर भी क्या है, एक ये आपका कन्वेंशन है या फिर ये माना जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठे हुए हैं उनका एक नैतिक दायित्व या फिर एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो जो भी चीज़ें कहें पब्लिक एरिना में, उनको काफ़ी माप के ऑब्जर्वेशन के साथ ही उनको कहा जाए, ना कि ये ज़्यादा
पॉलिटिकल हो, जो भी बातें कहें वो ए पॉलिटिकल रहनी चाहिए। तो इसमें स्पेशली जो आपके आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट है उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इससे पहले भी बहुत सारे आपके ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने कभी भी जो आपके इश्यूज है डिफरेंट, उसमें पॉलिटिकल स्टैंड कभी नहीं लिया है, कभी पार्टी का जो स्टैंड है वो नहीं लिया है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की जो गरिमा है उसको मेंटेन किए हुए हैं आज तक। तो वही चीज़ें इसमें क्या की है, आपकी क्रिटिसाइज की गई है करंट जो आपके वीपी है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल गरिमा के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरीके से ए पॉलिटिकल रहना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनली आपके रेस्पेक्टफुल पोजीशन में बैठते हैं, उनको डीमीन नहीं करना चाहिए। ऐसा इस आर्टिकल में चीज़ों को आपका क्रिटिकली एनालाइज किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी में ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कारगिल पहलगाम एंड रिवैम्प ऑफ द सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। तो आज आपका कारगिल विजय दिवस है, ओके, जो आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसमें मेंशन किया हुआ है फर्स्ट लाइन में ही 26th एनिवर्सरी ऑफ कारगिल वॉर। तो इसमें हमारे जो आपके शूरवीर थे उन्होंने जो शहादत दी, ओके, उसको आपके कोमिमोरेट करने के लिए, उसको उनका जो मेमोरी है उनको संजो के रखने के लिए ही आज के दिन क्या किया जाता है, 26 आपका जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो अभी ये आर्टिकल आपका जो कारगिल के समय से लेके पहलगाम तक हमारी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई, कारगिल के समय हमें हमारे आपके फोर्सेस में या फिर पूरा डिफेंस सिस्टम में क्या आपकी ऐसी असुविधाएं थी या फिर वीकनेसेस थी जिनको हमने स्ट्रेंथन किया, और पहलगाम के बाद हमें और क्या स्ट्रेंथन करना है। ओके, पहलगाम मतलब इसमें जो ऑपरेशन सिंदूर है पहलगाम के बाद, उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर में आप सभी ने देखा कि कितने आपके प्रिसीजन के साथ टारगेट किया गया, और आपका जो इंटेलिजेंस गैदरिंग हो या फिर मैपिंग हो, उसमें आपका जो प्रिसीजन था, उन सभी चीज़ों को हम जो हमारी आपकी कारगिल की वार थी उस समय नहीं देखा गया था, उस समय काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। फॉर एग्जांपल आपका कारगिल वाज अ वाटरशेड, क्यों? इट एक्सपोज्ड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का बहुत दूर तक फेलियर रहा था, सर्विलियंस में भी प्रॉब्लम थी, हाई डिफेंस मैनेजमेंट गैप्स थे। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए आपका KRC कारगिल रिव्यू कमेटी फॉर्म किया गया था। और उसी के बाद आप देख सकते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया जिसमें हमने रिप्लाई दिया पाकिस्तान को, वो कितना आपका फास्ट था, हाई प्रिसीजन टारगेटिंग था, ओके, और आपके मल्टी टारगेट स्ट्राइक्स किए गए थे। तो किस तरीके से हमने कंट्रोल्ड तरीके से क्या किया था, आपका एक्शन लिया था, डिसीजन का जो स्पीड था, जो जॉइंटनेस था तीनों फोर्स का, उन चीज़ों को हमने मिस किया था कारगिल वार में। तो अभी भी हमारे क्या है, परसिस्टेंट शॉर्टफॉल कुछ है। तो ध्यान रखिएगा कि हम हर अपने जो आपके लेक्यूनास रहते हैं उससे हम सीखते हैं। तो कारगिल में जो आपकी जिन जिन सेगमेंट में आपकी लेक्यूनास रही उनको हमने आपके प्रूफ किया ऑपरेशन सिंदूर में, और उन सभी जो लेक्यूनास थी उनको कम किया। अभी भी कुछ परसिस्टेंट शॉर्टफॉल रही है, जैसे इंटेलिजेंस का फ्यूजन अभी भी और होना ज़रूरी है, लॉजिस्टिकल जो रेडीनेस है उसको और बढ़ाना ज़रूरी है। फिर आपका जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है तीनों फोर्स का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तीनों जगह में डिप्लॉय करना ज़रूरी है। डेवलप नेशंस लाइक फ्रांस, USA, इन्होंने ऑलरेडी इन सभी चीज़ को अचीव किया है, इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना। तो इसमें किस तरीके से और हम मॉडर्नाइज कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवर नेशन फ्रॉम एनिमी, वो चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो काफ़ी हमने डेवलपमेंट को अचीव की है और इन फ्यूचर और करना ज़रूरी रहेगा। लास्ट आर्टिकल है, हमारे PM साहब आपके मालदीव्स के दौरे में हैं। तो इस दौरे के दौरान जो आपकी डिसीजंस ली गई है, तो आप देख सकते हैं कि जो कितना आपका फ्रेंडली जेस्चर से मीट कर रहे हैं। तो साल भर पहले जो हमारा रिलेशन था वो उसमें काफ़ी स्ट्रेन पड़ गया था बिकॉज ऑफ एटीट्यूड ऑफ मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जो।
ओके। लेकिन अभी अगर आप देखें तो रिलेशन जो है काफ़ी आपकी इम्प्रूव हुई है। इवन आपके मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने पब्लिक के लिए आपका ग्रेटनेस जताया है इंडिया को, कि इंडिया ने पिवोटल रोल प्ले किया है टू हेल्प मालदीव इन नेविगेटिंग इट्स इकोनॉमिक क्रंच एंड लिक्विडिटी प्रॉब्लम। और हाल ही में क्या किया गया है, फ्रेश आपका लाइन ऑफ क्रेडिट को एक्सटेंड किया गया है मालदीव्स के लिए 4,850 करोड़ का। तो ये अभी ध्यान रखिएगा, इंडिया मालदीव्स के रिलेशन के ऊपर पूछा जा सकता है या फिर नेबरहुड पॉलिसी के बारे में पूछा जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों में हमें क्या करना है, साउथ एशिया में, हम साउथ एशिया में अवस्थित हैं, तो साउथ एशिया के डिफरेंट जो नेशन है उनके साथ हमारा रिलेशन कैसे स्ट्रेंड हो रहा है, उसको कैसे हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी मालदीव्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जियो स्ट्रैटेजिक रीजन में है मालदीव्स, इंडियन ओशन में। तो हमारे बैकयार्ड में अभी चाइना अगर इन्फ्लुएंस करता है मालदीव्स को, तो वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है। तो इसीलिए हमें इसको काउंटर करना काफ़ी ज़रूरी है। और हाल ही में जो आपका स्ट्रेंड आया था रिलेशन में, उसको अभी हम बहुत हद तक उसको कर्व करने में सफल रहे हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा। बाकी हम अगर आप देखें डिज़ास्टर के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से, डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, रिन्यूएबल एनर्जी के पर्सपेक्टिव से, हम जो एनर्जी है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं विथ मालदीव्स एंड अदर डिफरेंट नेशंस इन साउथ एशिया। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। थैंक यू।